दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अच्छे ही होंगे, उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी होगी आपकी। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स क्लास के वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं और आप पसंद भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मदद मिल रही होगी। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं पीसीएस की, उससे जो है आपको जो है काफ़ी मदद मिल रही होगी वीडियोस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप प्रश्नों का अभ्यास भी अपने स्तर से करते रहिए, ठीक है। और जो समस्या है आप निसंकोच जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे तुरंत आपकी शंका का समाधान करने का। जिस स्तर से भी लगेगा हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। किसी भी विषय और किसी भी टॉपिक की बात होगी, आप हमारे चैनल से जुड़े। तो नैन आईएएस पे ये आज की क्लास है हमारी, वो है फिजिक्स की, ठीक है, भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान में पिछली क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे। हम कहाँ तक थे? हम जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम तक पहुँच चुके थे। और आज ये नया टॉपिक हम शुरू करेंगे और इसके आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों देखा जाए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े होंगे। न्यूटन ने 3 जो है गति के नियम दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने, वो आपने पढ़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल में आपको बताया था, पढ़ाया था उदाहरणों के साथ। और आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। अब देखिए, न्यूटन ने ये बताया कि प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु क्या करती है, प्रत्येक वस्तु या पिंड क्या करता है, प्रत्येक दूसरे पिंड को, प्रत्येक वस्तु या पिंड प्रत्येक दूसरी वस्तु या पिंड ही कह सकते हैं, यहीं पर कर दें, या पिंड को एक बल से अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है, आकर्षित करती है। यहाँ क्या बात है, एक पिंड या एक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु या पिंड को एक बल काम करता है जिसके माध्यम से वो अपनी ओर आकर्षित करती है। और यही बल क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यही बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। यही बल गुरुत्वाकर्षण बल है। क्लियर हुआ? ये इनका मानना था न्यूटन का। किसका मानना था? न्यूटन का, कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पिंड जो है हर प्रत्येक दूसरे पिंड या वस्तु पर एक बल लगाता है या एक बल से अपनी तरफ खींचता है। और ये बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखिए, इस आधार पे क्या हुआ, ये जो इनका मत था, इस आधार पे न्यूटन ने कुछ नियम बनाए। क्या बनाए, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या नियम दिए। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका परिमाण क्या होगा, ठीक है, इसका परिमाण क्या होगा। तो 2 पिंड है तो दोनों का एक निश्चित द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनका नियम क्या कहता है, इनका नियमन कहता है कि यह बल या इस बल का परिमाण, इस बल का जो परिमाण होता है, मतलब मान जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इस बल का परिमाण क्या होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल
के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी तो देखिएगा कैसे पाती होता है, बहुत ही आसान है। ये कह रहे हैं कि ये जो बल होता है, ठीक है, ये बल जो होता है इसका परिमाण क्या होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात में होता है बल का परिमाण। मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। क्लियर हुआ? द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। और ये क्या बोल रहे हैं, जो उनके बीच की दूरी होगी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब क्या है, इससे उसका क्या संबंध होगा, उल्टा संबंध होगा। बल का दूरी से उल्टा संबंध होगा, सिंपल सी बात। इसमें सूत्र में हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। बात आपको समझ में आई होगी। चलिए सूत्र से देख लेते हैं। सूत्र क्या कहता है इनका, ठीक है। सूत्र कहता है F समानुपाते M इंटू M। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, F समानुपाते M1। M1 क्या है, M1 है पहली वस्तु का द्रव्यमान, M2 क्या है दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। तो इसके जो है ये बल क्या होगा, समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा। और यहाँ पर क्या होगा, R क्या है, त्रिज्या है। R क्या है, त्रिज्या है या दूरी है। अब इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब हो गया ये इसके विलोम संबंध में है, ठीक है, इसीलिए इसका भाग दे रहे हैं। तो F क्या आ जाएगा आपका, F बराबर या गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या आ जाएगा, G M1 M2 बाई R2, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र डेवलप हो जाता है, M1 M2 बाई R2, ये होगा G का मान। अब देखिए G क्या है, G क्या है, ये एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है। अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, स्थिरांक मतलब ये स्थिर रहता है। ये G का मान क्या होता है, स्थिर रहता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक न्यूटन का, इसी को कहते हैं, जो क्या है G है। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं इसका क्या संबंध है, बल अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो R है त्रिज्या है या दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम G को स्थिरांक मान के ये सूत्र जो है डेवलप करते हैं। इसी G को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी कहते हैं। क्लियर हुआ आपको गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह काम करता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात में और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं और चीजों को। अब ये जो स्थिरांक है G का मान, G जो है यहाँ पर आपका, ये G क्या है, ये G इस G से अलग है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्मॉल G से अलग है। ये कैपिटल G, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ठीक है, या अनुक्रमानुपाती स्थिरांक। अनुक्रमानुपाती स्थिरांक। क्लियर हुआ? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या अनुक्रमानुपाती स्थिरांक। तो अब देखिए ये इसका मान क्या होता है, ये G का जो मान है वो मान कितना है, मान कितना है 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा मान है, क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ये क्या है इसका मात्रक है, ये क्या है इसका मात्रक है। और इसका मान क्या है, याद रखिएगा
6.67 गुणे 10 घाते -11, ठीक है। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान हो गया। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं क्या हमको जानना है। अब हमको देखिए, जो हमने आपको बताया था कि ये उस जी से अलग है। ये जी है स्थिरांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और ये जी क्या था? गुरुत्वीय त्वरण। आपने पहले पढ़ा था, ये क्या था? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण आपने जी पढ़ा था। अब देखिए इन दोनों में संबंध क्या है। अगर ये कहा जाए कि इन दोनों में संबंध आप निकाले, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा? दोस्तों देखिए, ये जी बराबर, अगर इसका संबंध हम निकालते हैं तो जी बराबर हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है एम ई हो जाएगा बाई आर ई स्क्वायर। ये जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये द्रव्यमान है, और ये क्या है? दूरी है। ये इनका आपस का संबंध होता है। कैसे? देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। गुरुत्वीय त्वरण का संबंध हम निकाल रहे हैं, तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा कैपिटल एम से, जिसको हम दिखा रहे हैं। और पृथ्वी की त्रिज्या ये हो जाएगी हमारी आर। पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब हो गया, जैसे ये पृथ्वी है, ये दूरी आपकी केंद्र से इसकी दूरी जो है ये आर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब ये स्थिरांक जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, अगर हम इसका गुरुत्वीय त्वरण से संबंध निकालेंगे तो हमें कौन सा सूत्र मिलेगा? ये वाला सूत्र मिलेगा। गुरुत्वीय त्वरण बराबर जी इंटू एम ई बाई आर ई स्क्वायर। मतलब ये एम किसके लिए है? ये पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए है। वस्तु के द्रव्यमान के लिए स्मॉल एम लगाते हैं, और आर लगाते हैं हम किसके लिए? वस्तु की दूरी के लिए। यहाँ त्रिज्या के लिए हम कैपिटल आर लगा रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या के लिए, और जी लगा रहे हैं हम पृथ्वी के द्रव्यमान के, जी लगा रहे हैं स्थिरांक के लिए, और एम लगा रहे हैं पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए। तो ये संबंध हमारा निकलेगा जी और जी से, कैपिटल जी का स्मॉल जी से संबंध। मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का गुरुत्वीय त्वरण से क्या संबंध होता है, इस सूत्र में हमने देख लिया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अच्छा देखिए, अब इस सूत्र से ये स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि जो है जी का जो मान होता है, जी का जो मान होता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है, ये द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता, मतलब द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। इस सूत्र से स्पष्ट पता चलता है कि जी का मान जो होता है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। चलिए क्लियर हो गया। गुरुत्वीय त्वरण हम समझते हैं और डिटेल में अच्छे से देखते हैं क्या है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण हम देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण हमको क्या जानना है। अगर मान लीजिए दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं, ठीक है, ये इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, तो अगर कह रहा है अगर दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं M1 M2, दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त अवस्था में, मतलब वायु की अनुपस्थिति है, वायु की अनुपस्थिति में मुक्त अवस्था में अगर ये ऊपर से गिराई जाए तो इनमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, ये जी जो उत्पन्न होगा, ये जो जी उत्पन्न होगा, ये दोनों में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, समान होगा। मतलब इनकी गति जो होगी, वो गति में जो परिवर्तन होगा वेग में, वो समान होगा। और जैसे जैसे ये वस्तुएं सतह पे आएंगी, इनका वेग क्रमशः बढ़ता चला जाएगा, इनमें त्वरण जो है बढ़ता चला जाएगा। अब एक कंडीशन ये हो गई। अगर देखिए इनकी ऊंचाई समान है, मान लीजिए ये एक निश्चित ऊंचाई है h, मान लीजिए निश्चित ऊंचाई से एक साथ गिराई गई हैं, तो क्या होगा, एक साथ ये पृथ्वी पे पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी हम समझेंगे।
अगर वायु अनुपस्थित है, वायु अनुपस्थित है, वायु नहीं है, तो चाहे इनका द्रव्यमान अलग अलग भी होगा लेकिन ये पृथ्वी पे एक साथ पहुंचेंगी। मतलब ऐसे मान के चलिए कि मान लीजिए आपने एक लोहे की गेंद ली, एक प्लेन से आपने एक लोहे की बड़ी सी गेंद ली और आपने रुमाल लिया, दोनों को आपने साथ गिरा दिया, तो आप सोचिए कौन पहले पहुंचेगा। अगर वायु की अनुपस्थिति है तो ये चीज जान लीजिए, दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर समान रूप से साथ में पहुंचेगी अगर एक ऊंचाई से आप गिरा रहे हैं, लेकिन चूंकि वायु है इसलिए ये चीज नहीं पॉसिबल होती। अब यहाँ देखिए, समझने का प्रयास करिए, बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जब वायु की उपस्थिति होती है, तो चूंकि होती ही है, तो वायु की उपस्थिति होती है, तो उस कंडीशन में होता क्या है आपको ये जानना है। देखिए, वायु उपस्थिति होने की वजह से क्या है, उत्प्लावन बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, उत्प्लावन बल। मतलब किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल काम करता है, ऊपर की ओर उछालता है। मतलब तैरने के नियम में जब आप पढ़ेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत में, तो वहां हम आपको और डिटेल में बताएंगे उत्प्लावन बल क्या होता है। किसी वस्तु को तैरने के लिए वो जिम्मेदार होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। तो अब देखिए, वायु का एक उत्प्लावन बल उस वस्तु पर लग रहा है। दूसरी चीज क्या, दूसरी वायु को इसके साथ साथ और क्या लगेगा, श्यानकर्षण, श्यान कर्षण का प्रभाव उस वस्तु पर लगेगा। ये दो चीज ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीजें चेंज हो जाती हैं। तब क्या होता है, तब क्या होता है, भारी वस्तु पहले पहुंचती है। आपको पता ही है कि भारी वस्तु जो होती है पहले पहुंचेगी, पहुंचेगी और हल्की वस्तु बाद में, हल्की वस्तु बाद में पहुंचेगी। इसका कारण क्या होता है कि जो उत्प्लावन बल होता है इसकी वजह से और श्यानकर्षण की वजह से भारी वस्तु पहले पहुंच जाती है, हल्की वस्तु बाद में। लेकिन अगर एक काल्पनिक रूप से मान लिया जाए कि मतलब वायु की अनुपस्थिति है, तो अगर समान ऊंचाई से दो वस्तुओं को, भिन्न भिन्न द्रव्यमान वस्तुओं को आप गिराते हैं तो वो एक साथ पृथ्वी पे पहुंचेंगे। ये क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आई आपको, ठीक है। मतलब अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो है अगर वायु की अनुपस्थिति है तो क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति में दोनों समान रूप से एक समय पहुंचेंगी। अब देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसका मान क्या हर जगह बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान ये क्या होता है, का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग इसका मान होता है। जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब देखिए, पृथ्वी तल से अगर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, जैसे ये पृथ्वी तल है, मान लीजिए आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। क्या होगा, परिवर्तित होगा। अगर पृथ्वी से ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं तब भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। मतलब सतह पर जो मान रहेगा वो ऊंचाई और गहराई दोनों में अलग अलग होगा, परिवर्तन इसमें आएगा। अब देखिए कैसे परिवर्तन आएगा ये हम देखते हैं, ठीक है। क्या परिवर्तन होगा, किस अवस्था में इसका क्या मान कहाँ कहाँ होगा, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों दिखाते हैं हम आपको। देखिए, जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की सतह पर आती है वैसे उसका वेग बढ़ता चला जाता है। ये तो हमने देखा यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण में कि जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की तरफ आती है तो उसका क्या होता है, वेग बढ़ता चला जाता है। अब वेग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका त्वरण भी बढ़ेगा। तो ये तो हमको पता है कि निकट आने पे त्वरण भी बढ़ जाता है। अब देखिए, न्यूटन का अगर आपको दूसरा नियम याद होगा गति का, जो हमने पढ़ाया था, अगर न्यूटन का दूसरा नियम आपको याद होगा गति का, तो उसमें ये क्या करते हैं कि बल के कारण वस्तु में क्या होता है, बल के कारण, ठीक है, बल F के कारण, बल F के कारण क्या होता है, वस्तु में
जी, जो कि क्या है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ये जो बल काम करता है इसी की वजह से क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु में उत्पन्न होता है। ये क्लियर हुआ। मतलब बल बराबर हमने एक देखा था, एक तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण देखा था, लेकिन ये त्वरण देखा था, केवल त्वरण था, ये ए हम त्वरण के लिए लगाते हैं। और वहीं हमने देखा था बल बराबर एम जी, मतलब द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। दो सूत्र थे, जहां पर गुरुत्व बल की बात थी वहां पर हमने देखा था कि यहाँ पर बल का जो है क्या मान था, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये हमने देखा था। अब देखिए हमको ये देखना है कि गुरुत्वीय त्वरण कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। याद रखिएगा ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण कहाँ महत्तम होता है, कहाँ न्यूनतम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये है पृथ्वी आपकी, ठीक है, ये है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और ये क्या है, ये है ध्रुवीय रेखा या ध्रुव कह लीजिए, ध्रुव कह लीजिए। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और बीच वाली जो रेखा इसको बांटती है वो क्या है, भूमध्य रेखा। अब यहाँ आपको ये जानना है कि पृथ्वी तल पे जो जी का मान होता है वो भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, भूमध्य रेखा का जो व्यास, जैसे आप ये पृथ्वी का केंद्र मानते हैं, तो पृथ्वी का केंद्र जब इसको आप मानेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है या कोई वस्तु यहाँ रखी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई वस्तु यहाँ है पृथ्वी पे या कोई वस्तु यहाँ है भूमध्य रेखा पर है, तो होगा क्या, केंद्र से जो दूरी है वो क्या है, अधिक है। तो क्या होगा, आपने देखा कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो केंद्र है, ये जो केंद्र है इससे दूरी यहाँ ज्यादा है। अब मान लीजिए यहाँ यही बनाते हैं हम, ये केंद्र तो अक्ष ऐसे ही आएगा, अब ये अक्ष आएगा ऐसे, मान लीजिए एक ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर केंद्र यहाँ है और ये वस्तु यहाँ रखी हुई है पृथ्वी पर। तो अब बताइए यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या बनेगी या दूरी होगी, ये जो त्रिज्या है इसकी केंद्र से, ये ज्यादा होगी या ये त्रिज्या ज्यादा होगी, भूमध्य रेखा वाली, यहाँ पर त्रिज्या ज्यादा होगी या यहाँ ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, यहाँ आपको अधिक त्रिज्या दिख रही है, अधिक दूरी दिख रही है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही हो गया कि यहाँ पर जो है उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम होता है। और ध्रुव पर क्या होगा, चूंकि केंद्र से दूरी न्यूनतम है तो यहाँ पर अधिकतम हो जाएगा, जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर। अब देखिए बीच में, अब जैसे यहाँ पर जितनी भी ऊपर आप जाते जाएंगे इनकी दूरी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो मतलब ये चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, वो कम हो अधिक होता चला जाएगा, और जितना आप इधर आएंगे भूमध्य रेखा की तरफ, यहाँ ये सबसे न्यूनतम होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा गुरुत्वीय त्वरण कहाँ अधिक होता है, क्यों अधिक होता है और क्यों कम होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। ये बात एकदम अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने एक कंडीशन देखी थी, एक कंडीशन देखी थी कि सतह थी, इससे आप ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो क्या होगा, ये तो हो गया मान लीजिए ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर। अब मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, इससे आप जो है नीचे जाते हैं तो क्या कंडीशन आएगी, या पहाड़ी पे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा। तो हमेशा जान लीजिए कम होता जाएगा, क्या होगा, कम होता जाएगा, चाहे आप ऊंचाई पे जाएं चाहे आप
पृथ्वी की गहराई में जाए, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए लिफ्ट, लिफ्ट से सवाल पूछता है, लिफ्ट जैसे गति करती है, लिफ्ट जो बिल्डिंग्स में लगी होती है, एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। सीढ़ी का एक विकल्प है कि अगर बहुत बड़े मंजिले की इमारत है, बिल्डिंग्स है, तो वहाँ लिफ्ट लगाई जाती है ताकि लोग आसानी से ऊपर और नीचे आ जा सकें। अब लिफ्ट में सवाल पूछा जाता है, लिफ्ट से संबंधित, लिफ्ट में किस तरह गुरुत्वीय त्वरण काम करता है अलग अलग कंडीशंस में, ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ठीक है। ये परीक्षा में चूंकि पूछा भी गया है और आपके लिए आवश्यक है इसको समझना। आइए देख लिया जाए, ठीक है। आइए देखते हैं लिफ्ट में व्यक्ति का भार, लिफ्ट में अलग अलग कंडीशन हम देखेंगे कि व्यक्ति का भार कैसे काम करता है, ठीक है। आप देखिए लिफ्ट में व्यक्ति का भार, अब मान लीजिए लिफ्ट, ये आपकी लिफ्ट है, अगर ये त्वरण से ऊपर जा रही है, ठीक है, त्वरण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, मतलब एक समान वेग नहीं है, ये लगातार त्वरण बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर ये त्वरण से ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। व्यक्ति का भार बढ़ नहीं जाएगा, आभासी रूप से बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। एक कंडीशन यह है कि जब लिफ्ट जो है तीव्र गति से ऊपर जा रही है, या इसको कह सकते हैं जब लिफ्ट, याद रखिएगा इस कंडीशन को, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। अब दूसरी कंडीशन, अगर लिफ्ट जो है यही तेजी से नीचे आए, मतलब ये लिफ्ट क्या हो, तेजी से नीचे आए, मतलब त्वरण से ये नीचे आए, ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ये नीचे आ रही है त्वरण से ऊपर जा रही थी, अब त्वरण से नीचे की ओर आ रही है। अब नीचे की ओर जा रही, तब क्या होगा, भार जो है घटा हुआ प्रतीत होगा। क्या प्रतीत होगा, घटा हुआ। मतलब अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जो है त्वरण से जा रही है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, अगर वो त्वरण से नीचे की तरफ जा रही है तब भार क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। एकदम याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि मान लीजिए एक समान वेग से, ठीक है, न त्वरण नहीं है इसमें, ठीक है, एक समान वेग से ये ऊपर जा रही है, ठीक है, एक समान वेग से ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, मतलब त्वरण इसमें नहीं हो रहा है। त्वरण क्या है, जीरो है, त्वरण बराबर जीरो। एक समान वेग से, एक समान वेग से, या तो आप ऊपर समझ सकते हैं या नीचे समझ सकते हैं, या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, दोनों कंडीशन में हमको समझना है। एक समान इसका वेग है तो इस तरह क्या होगा, भार क्या होगा, कैसा प्रतीत होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होगा, कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा, नहीं होगा। एकदम क्लियर है। अगर ऊपर जा रही हो त्वरण से तो आप समझिएगा ऊपर का मतलब प्लस हो रहा है कि मतलब भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, नीचे की तरफ तेजी से या त्वरण से आ रही है तो घटा हुआ, और अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे आ जा रही है तब क्या होगा, भार बराबर महसूस होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलिए एक कंडीशन और देख लेते हैं, एक कंडीशन और इसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है, और इसकी डोरी, इसका जो सिस्टम होता है जिसमें बंधी होती है, ये क्या हो जाए, अचानक क्या हो जाए, टूट जाए,
अब सोचिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है। इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मान लेते हैं कि डोरी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये लिफ्ट जो है मुक्त वस्तु की तरह नीचे गिरेगी। मुक्त वस्तु जैसे गिरती है उसी तरह नीचे की तरफ गिरेगी। और इसमें जो व्यक्ति बैठा होगा, इस लिफ्ट में जो व्यक्ति खड़ा होगा या बैठा होगा, उसे अपना भार क्या प्रतीत होगा, शून्य प्रतीत होगा। आपने 4 कंडीशन देखी। अगर जो है त्वरण से कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस कंडीशन में भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर त्वरण से कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा। अगर एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे आ रही है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होगा। और मान लीजिए लिफ्ट नीचे आ रही हो, अचानक रस्सी टूट जाए, डोरी उसकी टूट जाए, तो क्या होगा, वो मुक्त वस्तु की तरह नीचे गिरेगी और होगा क्या, भार में क्या परिवर्तन होगा, भार व्यक्ति को अपना शून्य महसूस होगा। ये कंडीशन है लिफ्ट में व्यक्ति के भार के बारे में, अलग अलग कंडीशन। इनसे सवाल पूछता है इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है समझते हुए, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको याद रखना है और अच्छे से समझना है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। 3-4 कंडीशन आपने देखी और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी समझा। अगली जो क्लास होगी वो एक नए टॉपिक से होगी और जो भी समस्या इस टॉपिक में भी अगर आपको हो, परीक्षाओं में प्रश्न बहुत पूछा जाता है इन सब कंडीशन से, तो जो भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।